नमस्कार मित्रों। वर्तमान में भारत में राष्ट्रपति के चुनाव संचालित हैं। ऐसे में आप सबके मन में यह जिज्ञासा उठती होगी कि राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होता है, राष्ट्रपति के चुनाव की क्या प्रक्रिया है, कौन राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालते हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो भी जिज्ञासाएं हैं उनका समाधान करने की कोशिश मैं इस वीडियो के माध्यम से कर रहा हूं। तो मित्रों, राष्ट्रपति भारत का सर्वोच्च कार्यकारी पद है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है और इसका प्रयोग राष्ट्रपति स्वयं करता है या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। इसी प्रकार संघ का, हमारा जो भारतीय संघ है, उसका जो रक्षा बल है, उसका जो सर्वोच्च कमांडर होता है वो राष्ट्रपति होता है और विधि के अनुसार अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है। देश में जो राष्ट्रपति का चुनाव हमारा होने जा रहा है, ये 15वां राष्ट्रपति का चुनाव है, जिसका मतदान 18 जुलाई को होगा और 21 जुलाई को नए राष्ट्रपति की घोषणा की जाएगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं, कोई भी चुनाव होता है तो सबसे जो प्रारंभिक चरण होता है किसी भी चुनाव का, वह होता है चुनाव की अधिसूचना। मित्रों, तो सबसे पहले चुनाव की अधिसूचना को हम देखें। राष्ट्रपति चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है? आपके मन में उठता होगा कि राष्ट्रपति चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है। तो हमारे वहाँ राष्ट्रपति जो चुनाव होते हैं उनकी अधिसूचना निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी की जाती है। तो निर्वाचन आयोग, जो कि सर्वोच्च निर्वाचक संस्था है, भारत निर्वाचन आयोग, वो राष्ट्रपति के चुनाव की भी अधिसूचना जारी करता है। अधिसूचना में क्या क्या रहता है? अधिसूचना में यह रहता है कि कब नामांकन फॉर्म भरे जा रहे हैं, कब नाम वापसी हो सकती है, ठीक है ना, किस दिन स्क्रूटनी की जाएगी, इसके बाद कौन कौन योग्य पाया जाएगा, किस दिन चुनाव होगा, किस दिन उसकी काउंटिंग होगी, किस दिन रिजल्ट का डिक्लेरेशन होगा। ये सारी चीज़ें जो है अधिसूचना में होती हैं। तो आपके मन में आता होगा कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए क्या अर्हताएँ हैं। मित्रों, कई बार मन में आता है कि मैं भी राष्ट्रपति बनूँ। आपके मन में आता होगा कि मैं क्यों नहीं राष्ट्रपति बन सकता हूँ। तो राष्ट्रपति बनने के लिए जो सबसे पहली अर्हता है वह है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है वह प्रथमतः राष्ट्रपति बनने के लिए पात्र है। दूसरी जो अर्हता है वह यह है कि उसकी आयु न्यूनतम 35 वर्ष की पूरी हो चुकी हो। अगर उसकी आयु नोटिफिकेशन की डेट में 35 साल से कम है तो फिर वह राष्ट्रपति चुनाव के लिए अर्ह नहीं है। तीसरा, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए उसे पात्र होना चाहिए। ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है कि लोकसभा सदस्य को यहाँ पर वरीयता दी गई है। अगर कोई व्यक्ति लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए पात्र है तो वह राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए पात्र है। अभी आप जब उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे तो आप देखेंगे उपराष्ट्रपति में ऐसा नहीं है। उपराष्ट्रपति वो व्यक्ति बनाया जाता है जो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए पात्र होता है। चौथा, कोई भी व्यक्ति उसे लाभ का पद न धारण करना चाहिए। तो लाभ का पद क्या है, इस पर हम अलग से कभी चर्चा करेंगे। यहाँ पर जो मुख्य अर्हताएँ हैं वो ये 4 हैं। मित्रों, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? तो भारत में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव की नियमावली 1974 के नियम 3 के तहत राष्ट्रपति के चुनाव कराए जाते हैं। तो इसको आप याद कर लीजिएगा, कभी कभी बहुविकल्पी प्रश्नों के रूप में पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव कैसे कराए जाते हैं। संविधान का अनुच्छेद 55, अगर हम 55 की क्लास 3 देखें, सब क्लास 3 देखें, तो उसमें लिखा है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा मित्रों? राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से होता है। और हमारे वहाँ जो मुख्य बात है वो कहा गया है कि एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होगा। और ऐसे निर्वाचन में मतदान कैसे होता है? मतदान इसमें गुप्त रखा जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव में गुप्त मतदान है। यद्यपि आपने देखा होगा कि मुख्य जो हमारे वहाँ 2 पार्टियां हैं उन्होंने अपने अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं, लेकिन हमारा जो मतदान होगा वो पूरी तरह से गुप्त होगा। अब आपके दिमाग में ये प्रश्न आता होगा कि राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक गण कौन बनेगा, कौन जाएगा राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालने? क्या सामान्य आदमी जाते हैं या कुछ विशिष्ट लोग जाते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालने के लिए? तो राष्ट्रपति के चुनाव का जो निर्वाचक गण है मित्रों, उसमें नंबर 1 संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। ध्यान से इसको समझिएगा, संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, उनके जो निर्वाचित सदस्य हैं वो इसमें वोट डालने के लिए पात्र हैं। दूसरा, जो राज्यों की विधानसभाएं हैं उनके जो निर्वाचित सदस्य हैं वो भी इसमें वोट डालते हैं। और तीसरे, दिल्ली और पांडिचेरी 2 हमारी ऐसी केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनके निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक गण के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो ये हमारे राष्ट्रपति के जो चुनाव के निर्वाचक गण हैं वो किससे बनते हैं? हमारे विधानसभा के सदस्यों से और हमारे संसद के सदस्यों से। मित्रों, जो हमारी प्रणाली है इसको कहते हैं एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। कई बार मन में विचार होता होगा क्या होती है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, किस तरह से ये काम करती है। तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के बारे में मैं आपको बता दूं, ये एक खास तरह का वोटिंग का तरीका होता है। इसमें वोट ट्रांसफ़र होते हैं, इसमें जो वोट होते हैं उसे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। यानी कि इसमें वोटर एक ही वोट देता है, लेकिन तमाम कैंडिडेट्स में से अपनी पसंद वो तय करता है, अपनी पसंद के व्यक्ति को वो वोट देता है। यानी कि मान लीजिए कि 10 व्यक्ति खड़े हैं तो वो 10 को वोट दे सकता है। ऐसा नहीं है कि वो एक को ही वोट देगा। जबकि आप जब लोकसभा के चुनाव के लिए जाते हैं तो क्या होता है, आप किसी एक कैंडिडेट को वोट देते हैं, लेकिन इसमें आप सबको दे सकते हैं वोट।
लेकिन आप पसंद देंगे, कौन आपका पहली पसंद का है, कौन आपका दूसरी पसंद का है, कौन आपके तीसरी पसंद का है, ऐसे आपको 1 2 3 4 5 ऐसे उसको वरीयता देनी होती है मित्रों। तो इसे कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। तो इसको विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा, कभी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम क्यों कहते हैं इसे। तो आपको दे दिया गया बैलेट पेपर। बैलेट पेपर में आपको क्या करना है, सबसे पहली पसंद लिख देनी है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। और अगर पहली पसंद वाला वोट नहीं जीत पा रहा है, अगर पहली पसंद वाला आपका कैंडिडेट नहीं जीत पा रहा है, तो जो वोट होते हैं उसको ट्रांसफ़र किया जाता है। इसमें वोटों का ट्रांसफ़र होता है, इसलिए इसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम कहते हैं मित्रों। इसमें खास बात ये होती है, इसमें हर व्यक्ति का मत एक बराबर नहीं होता है। इसमें सांसद और विधायकों के मतों में अंतर होता है। प्रत्येक राज्य के जो विधानसभा के विधायक हैं उनके मत मूल्य अलग अलग होते हैं, इसलिए इसमें मत नहीं निकाला जाता, मत मूल्य निकाला जाता है। जब हम प्रधानमंत्री के चुनाव में वोट देने जाते हैं तो हम मत निकालते हैं, लेकिन जब हम राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालने जाते हैं तो मत मूल्य निकालते हैं। मत का मतलब क्या होता है, मत का मतलब होता है सबके मत की गणना एक होती है, लेकिन मत मूल्य में क्या होता है, मत मूल्य में अलग अलग लोगों के मतों की गणना अलग अलग हो सकती है। ये ऐसा भारत में किया गया है कि जनसंख्या के अनुपात से सबको बराबर रखने का प्रयास किया जाता है, लेकिन फिर भी आप अभी इसका फार्मूला देखेंगे तो आपको इसके फार्मूले से पता चल जाएगा कि किसका मत मूल्य ज़्यादा होगा और किसका कम होगा। तो विधायकों का जो मत मूल्य होता है उसके लिए जो फार्मूला है वो फार्मूला है राज्य की जनसंख्या बटे विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या, और उसको भाग देते हैं 1000 से। अब मान लीजिए राज्य की जनसंख्या के हिसाब से निकालेंगे तो आपको क्लियर पता है कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, हमारा उत्तर प्रदेश है। तो जब उत्तर प्रदेश राज्य की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है तो निश्चित रूप से विधायकों का मत मूल्य कहाँ ज़्यादा होगा, उत्तर प्रदेश में ज़्यादा होगा। इसी प्रकार जो सांसद है, सांसद का मत मूल्य कैसे निकाला जाता है, सारे विधायकों के मत मूल्य जोड़ लिए जाते हैं, उसको भाग दे दिया जाता है कुल सांसदों की संख्या से, और इससे जो अंक निकल के आता है उसे कहते हैं सांसदों का मत मूल्य। तो जब एक आदमी एक वोट देता है तो उसका वोट एक नहीं गिना जाता है, उसका मत मूल्य गिना जाता है, ठीक है ना। तो इसको मैंने आपको बता दिया है। दूसरा, अब हम मतों की गणना कैसे करेंगे, 2/2 मतलब 1, 1 + 1 मतलब 2, मतलब जिसको 2 मिलेगा कोटा वो बन जाएगा राष्ट्रपति, ठीक है ना। इसी प्रकार से मान लीजिए 10 लोग हैं तो 10/2, 10/2, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोटा जो है ये हमारे जैसे जैसे प्रत्याशी बढ़ते जाएंगे कोटा हमारा कम होता जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हो ना। तो इस अगर हम जैसे अब वर्तमान चुनाव को देखें तो वर्तमान चुनाव में हमारे प्रत्याशी कितने हैं, प्रत्याशी हमारे 2 हैं, तो कोटा हमारा बहुत सिंपल तरीके से निकलेगा, 50% से ऊपर जिसको एक भी मत ज़्यादा मिलेगा वो बन जाएगा हमारा राष्ट्रपति, ठीक है ना। तो ये कोटा है, कोटा = इसका फार्मूला है, फार्मूला आप लोग नोट रखेंगे तो आपको आसानी रहेगी। कोटा बराबर कुल वैध मत बटे 1 + 1। 1 + 1 क्यों है मैंने आपको बताया, क्योंकि स्मॉल n हमारा जो राष्ट्रपति चुना जा रहा है वो एक चुना जा रहा है, तो कुल वैध मत बटे 1 + 1 का मतलब 2 + 1। तो अगर कुल वैध मत हमारे जो हैं, मान लीजिए हमारे कुल वैध मत है 1 लाख, तो 1 लाख बटे 2 यानी 50,000। 50,000 से जो एक ज़्यादा मत पाएगा वो राष्ट्रपति बन जाएगा, ठीक है ना। तो कोटा मुझे लग रहा है कि एक बार आपको फिर से समझाना पड़ेगा। तो कोटा के लिए पहले आप फार्मूला देख लीजिए। कोटा का फार्मूला क्या होता है, कोटा = कुल वैध मत बटे 2 + 1, ठीक है ना। सीधे सीधे हम इसे लिख सकते हैं कुल वैध मत बटे 2 + 1। अब हमारे कुल वैध मतों से आधे से ज़्यादा जिसको मिल जाएंगे वो बन जाएगा हमारा राष्ट्रपति, ठीक। इसका मतलब अगर कैंडिडेट ज़्यादा होंगे तो कोटा निकालने में समय लगेगा, हमें हो सकता है दूसरे तीसरे चरण की मतगणना तक जाना पड़े। ये सिस्टम ऐसा किया गया है। अन्य चुनावों में क्या होता है, अन्य चुनावों में कोटा नहीं देखा जाता है। अन्य चुनावों में क्या देखा जाता है, अन्य चुनावों में जिसको सबसे ज़्यादा मत मिलता है वही जीत जाता है। मान लीजिए कुल 1 लाख वोट है और 1 लाख वोट में से सबसे ज़्यादा वोट जिस आदमी को मिला उसको मिला 10,000, तो 90,000 लोगों ने उसको नापसंद किया, लेकिन इसके बाद भी वो व्यक्ति जीत जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव में ये जो तरीका है ये अलग तरीके का है। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको सबसे ज़्यादा लोगों ने पसंद कर लिया तो आप विजयी हो गए। इसका तरीका ये है कि आपको कोटा प्राप्त होना चाहिए, और ये कोटा पहले से डिसाइड होता है। जैसे इस बार आप देखोगे तो हर विधायक का, सांसद का मत मूल्य फिक्स है। अगर हम कुल वैध मतों का मूल्य निकाल लें और उसको 2 से भाग दे के 1 जोड़ दें तो हमें कोटा पता चल जाएगा।
तो ये एक तरीका है हमारे मतमूल्यों की गणना का। अब कैसे गणना होती है इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले हम पहली वरीयता के मतों को गिनना शुरू करते हैं, यानी हम देखते हैं कि पहली वरीयता में किसने किसको मत दिया। अगर पहली वरीयता के मतों में ही कोई आदमी कोटा प्राप्त कर लेगा तो उसको हम विजयी घोषित कर देंगे। अगर कोई भी प्रत्याशी आवश्यक न्यूनतम अंक मतलब कोटा प्राप्त नहीं कर पाता है तो पहली पसंद में जो सबसे कम वोट पाया है उस प्रत्याशी को बाहर कर देते हैं और उसकी दूसरी पसंद के आधार पर उसके मतों को दूसरे कैंडिडेट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। इसको समझिए आप, मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि पहली वरीयता में हमने देखा कि कौन कोटा प्राप्त कर रहा है। अगर पहली वरीयता में ही कोटा मिल गया तो ठीक है, अगर पहली वरीयता में कोटा नहीं मिल पाया तो पहली वरीयता में हम देखेंगे कि सबसे कम वोट किसको मिला है। जिसको कम वोट सबसे मिला है उसे हम बाहर कर देंगे। अब उसकी जो दूसरी पसंद है, उसकी जो दूसरी वरीयता है, उसके मतों को हम ट्रांसफ़र कर देंगे बाकी लोगों में, ठीक है ना। तो उसको जब हम ट्रांसफ़र कर देंगे तो सभी प्रत्याशियों का कोटा बढ़ जाएगा, मतमूल्य बढ़ जाएगा। अब हम फिर देखेंगे कि क्या कोटा मिला है, नहीं मिला है, तो फिर हम यही करेंगे, जो सबसे लास्ट वाला होगा उसको हम बाहर कर देंगे। इस प्रकार से तब तक हम करते रहेंगे जब तक कि किसी एक कैंडिडेट को कोटा ना मिल जाए। इसे कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। तो ये जो है हमारा एक तरीका है अपने वहाँ राष्ट्रपति के मतमूल्यों की गणना का। अब देखते हैं राष्ट्रपति का कार्यकाल। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष होता है मित्रों, परंतु वो त्यागपत्र दे सकता है। किसको त्यागपत्र देता है? वो त्यागपत्र देता है उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति को संबोधित होता है तो वह किसी भी अपनी कालावधि से पहले भी त्याग कर सकता है, ठीक है ना। इसके अलावा यदि राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करता है, राष्ट्रपति को हटाने के लिए हमारे वहाँ क्या लिखा हुआ है? संविधान का अतिक्रमण। अगर राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करता है तो अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया दी गई है और उस महाभियोग की प्रक्रिया से उसको हटाया जा सकता है। खास बात यह है कि राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी जब तक अपना पद ग्रहण नहीं करता है तब तक राष्ट्रपति अपने पद की समाप्ति के पश्चात भी पद ग्रहण किए रहेगा। अगर जिस दिन उसका उत्तराधिकारी आकर के पद ग्रहण कर लेगा उसी दिन से उसका कार्यकाल समाप्त माना जाएगा। भारत के संविधान में अगर हम देखें तो अनुच्छेद 57 में दिया है कि राष्ट्रपति अपने पद पर पुनः निर्वाचित हो सकता है, यानी राष्ट्रपति को पुनः निर्वाचन के लिए अर्ह किया गया है। कोई व्यक्ति एक से अधिक बार राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हो सकता है। हाँ, अगर हम अमेरिका के संविधान में देखेंगे तो अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में लिखा हुआ है कि 2 बार से अधिक राष्ट्रपति नहीं बन सकता कोई। तो अमेरिका में 2 बार से अधिक कोई राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। लेकिन भारत में क्या है? भारत में 1 से अधिक बार राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हो सकता है। कोई ऐसी नियम कानून शर्तें नहीं लगाई गई हैं कि कोई कितनी बार राष्ट्रपति रह सकता है, ठीक है। अब राष्ट्रपति को पद से हटाने की जो प्रक्रिया है उसको समझ लेते हैं। राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया को कहते हैं मित्रों महाभियोग। महाभियोग क्या है? महाभियोग आर्टिकल 61 में ये दिया गया है। अनुच्छेद 56 में यह लिखा गया है कि राष्ट्रपति को संविधान के अतिक्रमण पर हटाया जा सकता है और उसे हटाने की प्रक्रिया है महाभियोग, और महाभियोग दिया गया अनुच्छेद 61 में। महाभियोग क्या है? महाभियोग का क्या तरीका है? महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। इसको याद रखिएगा, ऐसा नहीं है कि केवल लोकसभा में प्रस्तुत होगा। संसद के किसी भी सदन में महाभियोग का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है। और अब इसको समझिए, सबसे पहले महाभियोग की सूचना सदन को 14 दिन पूर्व प्राप्त होनी चाहिए, यानी 14 दिन की पूर्व सूचना आपको देनी पड़ेगी। आपको महाभियोग लाना है तो ऐसे नहीं कि आज चले आए आप कागज़ पे लिख करके भाई आज तो महाभियोग लाएंगे, ऐसा नहीं है। आप 14 दिन पूर्व सूचना देंगे और वो जो प्रस्ताव होगा सूचना का उस पर सदन के कुल सदस्यों की 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होंगे। फिर जिस सदन में ये रखा जाएगा उसके कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होकर के जिस सदन में रखा जाएगा उसकी कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से इसे पारित किया जाता है। यहाँ ध्यान रखिएगा, हमारे वहाँ महाभियोग की प्रक्रिया को पारित करवाने की प्रक्रिया जटिल है। देखिए, विशेष बहुमत अलग चीज़ होती है, विशेष बहुमत से मत समझिएगा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? कुल सदस्य संख्याओं के 2/3 बहुमत से। अगर किसी सदन की सदस्य संख्या है 300 तो उसका 2/3 बहुमत कितना होगा? 201। तो कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से इसे पारित करा करके दूसरे सदन में भेजा जाता है। दूसरे सदन में इसकी जांच होती है। जांच के दौरान राष्ट्रपति स्वयं उपस्थित हो सकता है या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से
अपना पक्ष रख सकता है, मतलब दूसरा सदन जो है वह जांच भी करता है। ये यहाँ पर थोड़ा अलग चीज़ है, इसको ध्यान देना सब लोग कि दूसरे सदन में जांच का भी एक वो है। जब दूसरे सदन में जाएगा तो उसकी जांच होगी, और दूसरा सदन जांच के समय राष्ट्रपति को बुला सकता है कि भाई आइए अपना स्पष्टीकरण दीजिए, या अपने प्रतिनिधि को राष्ट्रपति भेज सकते हैं। दूसरे सदन में जांच के पश्चात अगर दूसरा सदन भी कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देता है तो राष्ट्रपति पर महाभियोग सिद्ध हो जाता है और उसी दिन राष्ट्रपति को अपना पद त्यागना पड़ता है मित्रों। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जो है, मेरी समझ से आपको समझ में आ गई होगी। राष्ट्रपति को हटाने की यही एक प्रक्रिया है भारत के संविधान में, जिसे महाभियोग कहते हैं। ठीक है ना। अब हम देखते हैं भारत के राष्ट्रपति की शक्तियाँ और कार्य। अब भारत का राष्ट्रपति बन गया तो उसकी क्या शक्तियाँ हम देखते हैं मित्रों। राष्ट्रपति की जो कार्यपालिका शक्तियाँ हैं उनकी बड़ी चर्चा होती है। तो राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियाँ क्या है? अगर हम आर्टिकल 53 पढ़ें संविधान का तो उसमें क्या लिखा है कि संघ की सभी कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास हैं। मतलब संघ का जो सबसे बड़ा कार्यपालिकी व्यक्ति है वो कौन है? राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति को प्रशासनिक शक्तियाँ भी हैं, सैनिक शक्तियाँ भी हैं। राष्ट्रपति ही सैन्य बलों की नियुक्तियाँ करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है और प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करता है। ठीक है ना। भारत के अटॉर्नी जनरल, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, विशेष आयोगों के सदस्यों की नियुक्ति, राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति, ये सभी नियुक्तियां जो है वह राष्ट्रपति ही करता है। इसी प्रकार अनुच्छेद 243 राष्ट्रपति को अधिकार देता है कि वह केंद्र शासित क्षेत्रों का प्रशासन राज्यपाल या मुख्य कमिश्नर या अपने द्वारा मनोनीत किसी अन्य सत्ताधारी के द्वारा चलाए। मतलब केंद्र शासित प्रदेश तो राष्ट्रपति के ही अंडर में होते हैं, लेकिन वहाँ पर भी उपराज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। इसके अलावा राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ देखते हैं। जैसे कोई भी धन बिल है वो राष्ट्रपति की बिना स्वीकृति के संसद में पेश किया जा सकता है। मतलब राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति के बिना पेश नहीं किया जा सकता है, उसकी स्वीकृति लेनी पड़ेगी। ठीक है ना, धन बिल के लिए। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के आरंभ में राष्ट्रपति द्वारा संसद के सामने वार्षिक वित्तीय बजट रखा जाता है। वार्षिक वित्तीय बजट मतलब जिसको बजट कहते हैं, वार्षिक वित्तीय विवरण। तो बजट जो है वो राष्ट्रपति ही रखवाते हैं, जिसमें वित्तीय वर्ष केंद्र सरकार की आय और खर्च, अनुमान, इन सब का विवरण होता है। इसी प्रकार कंटिजेंसी फंड जिसको कहते हैं, आकस्मिक फंड, ये राष्ट्रपति के नियंत्रण में रखा रहता है। राष्ट्रपति को पूरा अधिकार होता है कि कंटिजेंसी फंड क्या होता है, ऐसे समझ लीजिए कि कभी कभी आकस्मिक पैसों की ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसी स्थिति में आप तुरंत अनुमोदन नहीं ले सकते संसद से। तो ऐसे में कंटिजेंसी फंड होता है और इस फंड में से खर्चा करने की जो अनुमति है वो पूरी तरह से राष्ट्रपति के अंडर में होता है, कंटिजेंसी फंड। इसी प्रकार राष्ट्रपति वित्त आयोग की नियुक्ति करता है। आपको पता है वित्त आयोग जो है वो केंद्र और राज्य के बीच में जो फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है उसको तय करता है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण है राष्ट्रपति का काम। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ, राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ क्या होती हैं मित्रों? देखिए, राज्य के मुखिया के रूप में राष्ट्रपति को बहुत सारी न्यायिक शक्तियाँ भी दी गई हैं। जैसे वो किसी का दंड माफ़ कर सकता है, बदल सकता है, घटा सकता है, सामान्य माफ़ी दे सकता है। ठीक है। कोई अपराधी है जिसको मृत्युदंड की सज़ा दी गई है, उसको उसकी सज़ा को माफ़ करने की ताकत राष्ट्रपति के पास है। कोई ऐसा है जिसको संघ के अधीन किसी कानून से किसी ने कोई अपराध कर दिया है और उसे सज़ा दे दी गई है, उसे राष्ट्रपति माफ़ कर सकता है। सैन्य न्यायालय है, सैन्य न्यायालय से किसी को दंड दे दिया गया है, उसे भी राष्ट्रपति माफ़ कर सकते हैं। तो ये राष्ट्रपति की स्वैच्छिक शक्तियाँ हैं। दया की जो भी अपीलें होती हैं राष्ट्रपति उसे स्वेच्छा से कार्य करके माफ़ भी कर सकता है और उसको नहीं भी माफ़ कर सकता। आपको जानकारी होगी कि राष्ट्रपति महोदया हमारी जो प्रतिभा पाटिल जी थी उन्होंने बहुत सारी दया की अपीलों को खारिज किया था। इसी प्रकार राष्ट्रपति किसी भी कानूनी मामले में या सार्वजनिक महत्व का जो मामला है उसमें उसे सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति दी गई है। वह सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। इसमें खास बात यह है कि राष्ट्रपति जो परामर्श मांगेगा सर्वोच्च न्यायालय पर यह बाध्यता है कि वो राष्ट्रपति को परामर्श दे 143 में, परंतु राष्ट्रपति के ऊपर यह बाध्यता नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए परामर्श को वह स्वीकार करे ही। ठीक। इसी प्रकार कुछ मामले ऐसे भी होते हैं जिसमें राष्ट्रपति को परामर्श नहीं भी दे सकता है सर्वोच्च न्यायालय। तो सर्वोच्च न्यायालय पर जब हम लोग चर्चा करेंगे तो इसको हम डिटेल से चर्चा करेंगे, पर अभी हम ये जान लेते हैं कि आर्टिकल 143 के तहत में ये कहा गया है कि अगर राष्ट्रपति को ये लगता है कि किसी मामले में उसे सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श की ज़रूरत है
तो वह सर्वोच्च न्यायालय से कहेगा कि भाई इसमें हमें परामर्श दीजिए, और सर्वोच्च न्यायालय उसमें परामर्श देगा। लेकिन यह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं है कि वह सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को माने ही। ठीक। राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियाँ क्या है? आपको पता है कि राष्ट्रीय आपातकाल जो होता है आर्टिकल 352 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है, ठीक है ना। युद्ध, बाहरी आक्रमण या आंतरिक सशस्त्र विद्रोह, 3 शब्द लिखे गए हैं। युद्ध के समय, बाहरी आक्रमण या देश में आंतरिक सशस्त्र विद्रोह है, अगर कोई संकट काल आ गया है तो ऐसे में आपात की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इसी प्रकार अनुच्छेद 356 कब लगाया जाता है? जब राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, जब किसी राज्य की सरकार संविधान द्वारा तय किए गए मानकों के अनुसार नहीं चलती है, तो उसको कहते हैं अनुच्छेद 356। तो 356 में भी राष्ट्रपति को ही पावर है। ऐसी स्थिति में वो विधानसभा को निलंबित भी कर सकते हैं, बर्खास्त भी कर सकते हैं। इसी प्रकार अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल के बारे में कहा गया है। अगर देश में ऐसी स्थिति हो कि फाइनेंशियल देश में पैसा ना बचे, उसको वित्तीय आपातकाल कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में भी जो राष्ट्रपति महोदय हैं वे आपातकाल लागू कर सकते हैं। हमारे देश में आपको पता है कि अभी तक वित्तीय आपातकाल कभी भी नहीं लागू किया गया है। अब मैंने अलग से कुछ चीज़ें जो संकलित की हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, राष्ट्रपति की थोड़ा विधायी शक्तियों में भी चर्चा कर लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो भी बिल पारित किए जाते हैं केंद्र से या केंद्रीय सरकार द्वारा जो भी बिल पारित किए जाते हैं, उनको राष्ट्रपति के अनुमोदन की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कुछ बिलों के लिए तो मैंने कहा कि उनको सबसे पहले हम राष्ट्रपति के अनुमोदन लेंगे, ठीक है ना, जैसे मनी बिल। लेकिन जो सामान्य बिल होते हैं उनको राष्ट्रपति से बाद में अनुमोदित कराना पड़ता है। राष्ट्रपति से अनुमोदन के बाद ही वो एक्ट बनते हैं। अब जब हम लोग देखेंगे संसद की प्रक्रिया तो वो बहुत जटिल है। कई बार क्या होता है कि राष्ट्रपति अगर सहमत ना हो आपके पारित किए गए बिल से, तो वह उसे लौटा सकता है। उसको कई प्रकार की वीटो पावर्स हैं। तो वीटो पावर्स क्या होती हैं कि वह चाहे तो बिल को कुछ समय के लिए लंबित कर सकता है, पॉकेट में डाल सकता है, पॉकेट वीटो कहते हैं उसको, कि राष्ट्रपति ने उसको अनदेखा कर दिया, पॉकेट में डाल दिया, उस पर चर्चा ही नहीं की पूरे कार्यकाल में। या दूसरा एक तरीका हो सकता है कि राष्ट्रपति उस पर कह दें कि भाई आप जो है इसको करेक्ट करके मुझे दो, इसमें कुछ जगहों पर मुझे समस्या है। तो दोबारा जब बिल उन्हें भेजा जाएगा तो फिर उन्हें पारित करना पड़ता है। तो ये राष्ट्रपति की कुछ वीटो पावर्स हैं जो विधायी शक्तियाँ हैं उसमें राष्ट्रपति को मिली हुई हैं। इसी प्रकार राज्य का कानून है, जैसे राज्यपाल महोदय हैं, राज्य का कानून जो है उसको पारित करने की जिम्मेदारी राज्यपाल महोदय को दी गई है। लेकिन राज्यपाल महोदय को अगर लगता है कि कोई ऐसा इसमें महत्व का विषय है जिससे संघ सरकार प्रभावित होती है, जैसे मान लीजिए किसी राज्य ने कहा कि भाई हम अपनी सीमा के ऊपर हवाई जहाज़ नहीं उड़ने देंगे। अब हवाई जहाज़ न उड़ने से तो संघ सरकार की जो हमारी रक्षा है, हमारा यातायात, परिवहन, संचार है, वो सब प्रभावित हो जाएगा। तो राज्यपाल महोदय ने इस बिल को क्या किया, राष्ट्रपति महोदय के पास भेज दिया। तो फिर वही पावर है, राष्ट्रपति महोदय इसको स्वीकृत भी कर सकते हैं और इसको लौटा भी सकते हैं। तो हमारे वहाँ राष्ट्रपति महोदय के पास जो है वीटो पावर्स भी हैं। अब चूँकि राष्ट्रपति का निर्वाचन पे हम मेनली बात कर रहे थे, तो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कोई शंका उत्पन्न हुई, कोई विवाद उत्पन्न हुआ है, तो उसकी जाँच कौन करेगा बताइए? क्या माननीय निर्वाचन आयोग करेगा? नहीं। अगर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कोई शंका है, कोई विवाद है, तो उसकी जांच माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की जाएगी, ठीक है ना। दूसरा, उच्चतम न्यायालय ने क्या किया? अब उच्चतम न्यायालय जांच कर रहा था, उसने कहा कि भाई ये तो निर्वाचन गलत है, इसका निर्वाचन शून्य घोषित कर दिया जाएगा। क्या उस दौरान उसके द्वारा जो काम किए गए हैं उसको विधिमान्य माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? जटिल क्वेश्चन है, कई बार ये कई एग्जामों में पूछा गया है, सिविल सर्विसेज एग्जामों में। तो क्या इसका उत्तर होगा? इसको आप ध्यान रखिए, राष्ट्रपति के पद पर रहने के दौरान जो भी काम राष्ट्रपति के द्वारा किए गए हैं, भले ही उसके निर्वाचन को शून्य घोषित कर दिया गया है, लेकिन शून्य होने के पहले तक जो भी काम किए गए हैं वो सभी काम वैध माने जाते हैं, वो काम अवैध नहीं माने जाते हैं। तीसरा, मान लीजिए राष्ट्रपति का चुनाव होने जा रहा है और किसी राज्य में विधानसभा भंग है।
अब किसी राज्य में विधानसभा ही नहीं है, अब विधानसभा ही नहीं है तो विधानसभा के सदस्य कहाँ होंगे वोट डालने के लिए। क्या ऐसे कारण में निर्वाचन को रिक्त घोषित किया जा सकता है? नहीं, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वह इससे रिक्त नहीं होता है, इससे उस पर कोई समस्या नहीं होती है कि किसी विधानसभा में कोई इस समय स्थित सदस्य नहीं है, कोई विधानसभा भंग चल रही है। मतलब निर्वाचक गण के सदस्यों में रिक्ति के कारण उसको आप प्रभावित नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं, भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियाँ, जिसको अभी हमने 60 में चर्चा की थी। कौन कौन सी क्षमादान की शक्तियाँ हैं? देखिए, भारत के संविधान का जो अनुच्छेद 72 है 72, उसमें भारत के राष्ट्रपति को क्षमादान करने के लिए शक्ति दी गई। उन्हें कहा गया कि भाई आप क्षमादान कर सकते हो, आप राष्ट्रपति हो, आप किसी को क्षमादान कर दो। यहाँ तक कि जिस व्यक्ति को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पूरी सुनवाई करके भली प्रकार जांच परख करके मृत्यु दंड दिया हो, उस व्यक्ति को भी राष्ट्रपति महोदय क्षमा कर सकते हैं, और उसके क्षमा करने के बाद वह व्यक्ति बिल्कुल ऐसा हो जाता है जैसे उसने कोई भी अपराध ना किया हो। लेकिन कानूनी रूप से वो मुक्त नहीं होता, दोष मुक्त। कानून की किताब में तो अपराधी है वो, लेकिन उसका प्रभाव बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो ये कौन कौन सी शक्तियाँ हैं? देखिए, 3 प्रकार के हैं जो हमने आपको पहले भी चर्चा की। अगर कोई संघीय विधि है, उसके विरुद्ध कोई अपराध है, सैन्य न्यायालय ने कोई दंड दिया और मृत्युदंड का दंड है, तो राष्ट्रपति महोदय क्या कर सकते हैं? राष्ट्रपति महोदय क्षमादान की शक्ति दे सकते हैं। अब क्षमादान है क्या क्या? तो राष्ट्रपति महोदय किसी अपराध को निलंबित कर सकते हैं, किसी व्यक्ति को बिल्कुल माफ़ कर सकते हैं, अपराध की प्रवृत्ति को बदल सकते हैं। ठीक है, तो एक प्रकार की न्यायिक शक्ति है। यद्यपि राष्ट्रपति न्यायपालिका की भांति काम नहीं कर रहे हैं, गुणदोष पे विचार नहीं कर रहे हैं, वो स्वतंत्र रूप से निर्णय लेते हैं कि उन्हें क्या करना है। ठीक है ना, इसमें कोई अटॉर्नी काम नहीं करता है कि वो जाके पैरवी करेगा कि नहीं आप इसको क्षमा कर दो, वो ऐसा नहीं करेंगे। राष्ट्रपति महोदय खुद निर्णय लेंगे कि ये क्षमा करने लायक है कि नहीं, अगर उन्हें लगेगा क्षमा करना है तो क्षमा कर देंगे। तो अब इसको हम लोग एक एक शब्द को समझते हैं। सबसे पहला जो क्षमादान की शक्ति है उसे कहते हैं पार्डन, PARDON। पार्डन माने क्षमा करना। क्षमा करने का मतलब क्या है कि कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से दंड मुक्त हो जाता है, सभी दंड उसके समाप्त हो जाते हैं। मान लीजिए एक आदमी को 14 साल का कठोर कारावास दिया गया, राष्ट्रपति के पास अपील गई, राष्ट्रपति ने कहा इनको क्षमा किया जाता है, तो उसको वो बिल्कुल उसी तरह से हो जाएगा जैसे उसने कोई भी अपराध ना किया हो। दूसरा जो होता है उसे कहते हैं कम्यूट या लघुकरण। लघुकरण क्या होता है मित्रों? दंड के स्वरूप को बदलकर कम करना। लघु का मतलब लघु दंड कर देना। कैसे? जैसे किसी को मृत्युदंड दिया गया, अब उसने राष्ट्रपति महोदय के वहाँ क्षमा डाला, तो राष्ट्रपति महोदय ने कहा अच्छा ठीक है चलो मृत्युदंड को हम लघु करके कठोर कारावास में कर देते हैं। किसी को कठोर कारावास दिया गया, 14 वर्ष का कठोर कारावास, उसने कहा साहब जो है हम बहुत कमज़ोर आदमी हैं और कठोर कारावास नहीं झेल पाएंगे, अच्छा ठीक है तुमको साधारण कारावास कर देते हैं। लघुकरण का मतलब क्या होता है? दंड के स्वरूप को बदल के कम करना। तीसरा होता है परिहार। परिहार का मतलब अवॉइडेंस। इसमें क्या करते हैं? इसमें हम दंड के प्रकृति में परिवर्तन नहीं करते हैं, लेकिन उसके टाइम को कम कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कोई महिला है, उसको 2 वर्ष का कठोर कारावास मिला, राष्ट्रपति महोदय को उसने क्षमा प्रार्थना की, राष्ट्रपति महोदय ने कहा ठीक है 2 वर्ष की अवधि को 1 वर्ष का कठोर कारावास कर दिए, तो कारावास तो कठोर ही रहेगा, लेकिन 2 वर्ष की बजाय कितना हो गया? 1 वर्ष हो गया, तो इसको कहते हैं परिहार। ठीक। तीसरा होता है विराम। विराम का क्या होता है? विराम का मतलब कुछ समय के लिए कम कर देना। जैसे किसी की सज़ा थी, कुछ विशेष परिस्थिति में उसको हमने रोक दिया। ठीक है, मान लीजिए कोई शारीरिक अपंगता आ गई, कोई महिला जो है वो गर्भावस्था में है, तो कहा भाई अभी इसको रोक दो, इसको बाद में सज़ा देंगे। प्रविलंबन। प्रविलंबन में क्या होता है? प्रविलंबन में मृत्युदंड की अगर किसी को सज़ा दी गई हो तो उसे कुछ समय के लिए रोक दिया जाता है ताकि वो अपनी याचना कर सके, अपनी बात रख सके, अपने अपीलेट कोर्ट में जा सके, तो इसको कहते हैं प्रविलंबन। तो ये जो है राष्ट्रपति महोदय की क्षमादान की शक्तियाँ हैं जो राष्ट्रपति को और भी गौरव गरिमापूर्ण बनाती हैं राष्ट्रपति के पद को। अब थोड़ा सा हम राष्ट्रपति लोगों के बारे में देख लेते हैं। हमारे राष्ट्रपतियों में आपको पता है कि
सबसे पहले राष्ट्रपति थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब। तो सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति रहे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब, ठीक है ना। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है वो पहले उपराष्ट्रपति थे और बाद में राष्ट्रपति बने, और उनका जन्म दिवस जो है वो शिक्षक दिवस के तौर पर हम मनाते हैं। जाकिर हुसैन साहब मुस्लिम राष्ट्रपति थे पहले, और राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उनकी मृत्यु भी हुई, और सबसे कम समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे जाकिर हुसैन साहब। वीवी गिरी साहब राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, और बाद में वो राष्ट्रपति भी बने, और उनको भारत रत्न भी दिया गया। श्रम संगठनों से वो जुड़े हुए थे वीवी गिरी साहब। सबसे कम उम्र के जो राष्ट्रपति थे नीलम संजीवा रेड्डी साहब थे, वो आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। ज्ञानी जेल सिंह साहब भारत के पहले सिख राष्ट्रपति थे। उनके कार्यकाल में ऑपरेशन ब्लू स्टार जो हुआ था 1984 वाला, सिख विरोधी दंगा, इंदिरा गांधी जी की हत्या, ये सब उन्हीं के समय में हुआ। KR नारायणन साहब देश के पहले दलित राष्ट्रपति थे, वह देश के सबसे उम्रदराज राष्ट्रपतियों में से थे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब देश के पहले वैज्ञानिक राष्ट्रपति थे और जनता के राष्ट्रपति थे वे। प्रतिभा पाटिल मैम देश की पहली महिला राष्ट्रपति थीं। तो ये कुछ राष्ट्रपतियों के बारे में खास बातें हैं। भारत के राष्ट्रपतियों की पूरी सूची है, मैं आपको एक बार बता दे रहा हूँ। सबसे पहले राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद जी। राजेंद्र प्रसाद जी के लिए मैं आपको बता दूं कि जब भारत आज़ाद हुआ तब भी उनको ही राष्ट्रपति बनाया गया था भारत देश का। शुरुआत में जब उनको राष्ट्रपति बनाया गया तो चुनाव नहीं हुआ था, ठीक है ना, लेकिन उसके बाद जब चुनाव हुआ देश में तो फिर वो राष्ट्रपति बने और लगातार 2 बार राष्ट्रपति बने। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन तीसरे राष्ट्रपति हमारे जाकिर हुसैन साहब, फिर वीवी गिरी साहब, मोहम्मद हिदायतुल्लाह साहब जो कि माननीय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब थे, और उनको जो है विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभालना पड़ा था। वीवी गिरी साहब, फिर फ़खरुद्दीन अली अहमद साहब के बाद BD जत्ती साहब, नीलम संजीवा रेड्डी साहब, ज्ञानी जेल सिंह, वेंकट रमन, शंकर दयाल शर्मा, KR नारायणन, डॉक्टर कलाम साहब, प्रतिभा पाटिल मैम, प्रणब मुखर्जी सर और रामनाथ कोविंद सर। तो इसका मैंने कोड भी बनाया था, आप लोगों को मैं याद करने के लिए बता सकता हूँ कि मैंने बनाया था राजे राजा जी, M गिरी अहमद B रेड्डी, ज्ञानी M, रामन शर्मा, नारायण अब्दुल पाटिल तक मैंने बनाया था। उसके बाद प्रणब मुखर्जी और श्री रामनाथ कोविंद जी हैं। तो राजे राजा जी का मतलब हुआ, राजे का मतलब राजेंद्र प्रसाद जी, फिर राजे का मतलब फिर राजेंद्र प्रसाद जी, तो 2 कार्यकाल तक राजेंद्र प्रसाद जी रहे। राजा जी, जा मतलब जाकिर हुसैन साहब, और जी का मतलब वीवी गिरी साहब कार्यवाहक। फिर M गिरी अहमद, M मतलब मोहम्मद हिदायतुल्लाह साहब कार्यवाहक, फिर वीवी गिरी साहब राष्ट्रपति बन गए, तो M गिरी अहमद का मतलब फ़खरुद्दीन अली अहमद साहब, और फिर BD जत्ती साहब कार्यवाहक रहे तो B, और फिर नीलम संजीवा रेड्डी साहब बने। उसके बाद ज्ञानी M रामन शर्मा, ज्ञानी जेल सिंह साहब, फिर M का मतलब हुआ कि मोहम्मद हिदायतुल्लाह, फिर ज्ञानी जेल सिंह साहब की जब मृत्यु हुई तो फिर मोहम्मद हिदायतुल्लाह कार्यवाहक बने। फिर रामन का मतलब वेंकट रमन साहब, और फिर शर्मा का मतलब शंकर दयाल शर्मा साहब, और फिर नारायण अब्दुल पाटिल, नारायणन साहब, अब्दुल कलाम साहब और प्रतिभा पाटिल मैम, उसके बाद प्रणब मुखर्जी सर और रामनाथ कोविंद सर। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमारे राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित हैं। राष्ट्रपति चुनाव के संबंध में कुछ और भी आपको रोचक जानकारियाँ लेने के लिए आप लगातार जुड़े रहें। अभी हमारे राष्ट्रपति चुनाव में जो हमारे NDA हैं उन्होंने द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है, जो कि पहली बनने के बाद पहली आदिवासी अनुसूचित जनजाति की महिला होंगी जो राष्ट्रपति के सर्वोच्च पद को धारित करेंगी। उसके अतिरिक्त हमारे UPA ने यशवंत सिन्हा साहब को बनाया है। तो अभी राष्ट्रपति का चुनाव आगे है, देखते हैं कौन भारत का राष्ट्रपति बनता है। राष्ट्रपति चुनाव और इस तरह के संविधान से जुड़ी हुई परिचर्चाओं के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे।
हमारे चैनल को अगर आप देखेंगे तो लगातार हम लोग इससे जुड़ी चीज़ें जो भी इम्पोर्टेंट है वो आपके सामने लाएंगे। हमारा ये प्रयास है कि हम अपने छात्रों को जो भी चीज़ें हमारे एजुकेशन से संबंधित, हमारे कंपटीशन से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको हम प्रोवाइड कराएं। ख़ास तौर पे ऐसे फैक्ट्स जो लगातार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, हमारा जोर उन पर ही है, क्योंकि परीक्षाओं में पूछे जाने वाले फैक्ट्स पर अगर हम काम कर लेते हैं तो फिर हमें आगे परीक्षा निकालने में किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होती है। तो ठीक है मित्रों, थैंक यू वेरी मच।